नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। क्या आपने कभी सोचा है कि बीजेपी के शासनकाल में एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री की आलोचना कर रहा हो? आज की तारीख में मोदी और शाह के ज़माने में एक मुख्यमंत्री अपने ही मुख्यमंत्री के शासनकाल या उसके प्रशासन, उसके गवर्नेंस की आलोचना कर रहा हो? बात यूँ हुआ कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ एक मौके पर बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि दिल्ली की जो हवा है, वो इतनी ज़हरीली हो गई है, दमघोंटू हो गई है और जानलेवा हो गई है कि वहाँ पे साँस लेना दुर्भर हो गया है। देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चेंबर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है। और इस मौके पर उन्होंने दिल्ली के पर्यावरण की, प्रदूषण की काफ़ी आलोचना की। सवाल ये था कि क्या वो सिर्फ़ दिल्ली यानी कि रेखा गुप्ता जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, उनकी वो आलोचना कर रहे थे या दिल्ली वो सल्तनत यानी कि जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कैबिनेट बैठती है और रहती है, उसकी आलोचना कर रहे थे। अगर पिछले 1 महीने के घटनाक्रम को देखें, तो कुल मिलाकर जिस तरह से शंकराचार्य को लेकर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पे हैं और लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि कहानी और जो राजनीतिक इशारे हैं और जो बयानबाजी है, वो कहीं न कहीं उस दिल्ली सल्तनत की तरफ है। तो इस इश्यू को और इस मामले को, इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ और दिल्ली की जो लड़ाई है, गोरखपुर और दिल्ली की लड़ाई है, क्या चुनाव से पहले गहरा रही है, गरमा रही है या फिर ये ऑप्टिक्स का खेल जो फिलहाल चल रहा है, इसके मायने क्या हैं? हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, शरद प्रधान जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ से हैं, लगातार राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं, शशिकांत पांडे जी जो प्रोफ़ेसर हैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में और मनीष गुप्ता भी जुड़ेंगे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। लेकिन सबसे पहले शरद जी आपसे शुरुआत करते हैं। ओके। क्या योगी आदित्यनाथ के जो कहने का मतलब है, दिल्ली दमघोंटू हो गई है, जो केंद्रीय कैबिनेट और जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, एक तरह से उनके ऊपर भी ठीकरा फूटता है और वो तो वही बात कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जो राहुल जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। पिछले संसद के शीतकालीन सत्र में और बजट सेशन की शुरुआत में राहुल गांधी ने यही कहा कि प्रदूषण एक ऐसा मसला है जिस पे संसद में चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली की हवा दमघोंटू हो गई है, जहरीली हो गई है, जानलेवा हो गई है। योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं उनकी भाषा और उनके जो संकेत हैं, वो राहुल गांधी से काफ़ी कुछ मिलते हैं। इशारा किधर है? वो सिर्फ़ प्रदूषण की बात है या इशारा कहीं और है? देखिए, बात बिल्कुल साफ आपने सही कहा। ये इशारा कहीं और है, निशाना कहीं और है और क्योंकि योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच में, दिल्ली से मतलब है मोदी और अमित शाह, उनके बीच में ये उन दोनों एक तरफ और योगी एक तरफ, ये काफ़ी दिनों से ये बात चर्चा में है कि दोनों में काफ़ी टेंशन है। दोनों में मेन झगड़ा तो केवल इस बात का है, ये आज का नहीं है, फ्यूचर का है, सक्सेशन की वॉर। अमित शाह जो अपने आप को एक नेचुरल सक्सेसर मानते हैं मोदी का, हालाँकि ये अभी किसी को भी मानना जो है, ये उचित नहीं है क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी ज़िंदा हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी कुर्सी पे सपने में भी नज़र रख सकता है। लेकिन फिर भी हकीकत यही है। तो इस वजह से है और योगी आदित्यनाथ सोचते हैं कि अगर हिंदुत्व ही रास्ता है आगे बढ़ने का, तो उनसे आगे कौन हो सकता है? वो तो भगवाधारी बाबा भी हैं और मठाधीश हैं और साथ में उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट के मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं और शायद तीसरी बार होने के ख्वाब देख रहे हैं। तो ऐसे में हर बात कई इस तरह के कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिनसे साफ ज़ाहिर होता है कि टेंशन्स बहुत ज़बरदस्त हैं। और कई बार आपने देखा होगा इससे पहले भी हुआ है कि दिल्ली मुहिम छेड़ता है तो उसके उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई न कोई लखनऊ से छोड़ दिया जाता है, उसको इजाज़त। जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने कई बार इस बात को और एक बार तो खुल के ये भी बोल दिया कि बस नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। तो लोगों को बार-बार कई ऐसे ओकेशन्स आए हैं जब ये लगने लगा कि दिल्ली वाले अब चाहते हैं कि योगी जी को कहीं और भेजें। और आजकल जो लेटेस्ट बात चर्चा में वो ये है
कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप दिल्ली, अब कहाँ तक ये सही है इसका कोई सबूत नहीं किसी के पास, लेकिन ये आम एनालिसिस है और आम चर्चा की बात है कि उनको दिल्ली शिफ्ट कर दें। तो योगी जी ने शायद उसी का एक तो दो कई इंटरप्रिटेशंस हैं इसके। एक तो ये है कि भई उन्होंने बता दिया कि भई अगर दिल्ली मुझे भेजा था तो दिल्ली तो इतनी वहाँ हवा इतनी खराब है कि वहाँ तो दम घुटता है। और आप एक चीज़ मार्क करिएगा, उन्होंने लखनऊ से नहीं कहा है ये, उन्होंने गोरखपुर से कहा है। क्योंकि लखनऊ का सबको मालूम है कि यहाँ का एक्यूआई भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। यहाँ भी 300-400 के बीच में रहता है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी 250 पौने 300 हो जाता है, लेकिन जनरली अच्छी खासी एयर क्वालिटी पुअर ही बताई जाती है, आप जब भी देखेंगे। तो इसीलिए उन्होंने गोरखपुर का ज़िक्र किया, क्योंकि गोरखपुर में रिलेटिवली बेटर होगा। लेस इंडस्ट्रियलाइज़्ड है, पॉपुलेशन कम है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उतनी नहीं है। तो इस वजह से वहाँ के का ज़िक्र किया उन्होंने। और आप याद रखिए कि बार-बार योगी आदित्यनाथ कहते हुए सुने गए हैं कि अगर उन्हें कुछ कहा जाएगा तो फिर तो वो अपने मठ में चले जाएँगे, सब छोड़-छाड़ के। जो जो एक तरीके की धमकी है बताने की। तो ये जो मैसेजिंग है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो दी जा रही है, ये सरासर घूम फिर के इस बात का को प्रदर्शित करती है कि दोनों के बीच में ठीक चीज़ें ठीक नहीं हैं, दिल्ली और लखनऊ के बीच में। और उनको अगर अब आखिरकार ये तो है ही कि भई जब उनको फाइनली कोई डिसीजन, दिल्ली वाले भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इस टेंशन के बावजूद कितनी बार ऐसे ओकेजन आए कि लगने लगा अब कुछ चेंज होगा, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि वो आसान भी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को हटा करके फिर हिंदुत्व के कार्ड को प्ले अप करके, क्योंकि उनके पास और कोई कार्ड है नहीं, बीजेपी लीडरशिप के पास। तो कैसे जीतेंगे? 27 का इलेक्शन भी है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि अगर अभी नहीं हटाया तो फिर तो कभी नहीं हटाएँगे पाएँगे। तो खतरा सबसे ज़्यादा अमित शाह को इस बात का है कि जब ऐसी स्थिति आती है कि मोदी का सक्सेसर ढूँढा जाएगा, तो फिर कोई खड़ा होने वाला जो उनके खिलाफ होगा, वो योगी आदित्यनाथ। तो इसलिए ये टेंशन ज़्यादा है और ये जो भी उन्होंने कहा है, ये इसी तरीके की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है कि दिल्ली बहुत दूषित और हवा बहुत दूषित है, दम घोटू है। ये इसका इम्प्लीकेशन पॉलिटिकल मैसेजिंग ये भी है कि हाँ भाई, वहाँ तो वैसे ही दम घुटता है, कोई बोलने को अलाउड नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है। ये भी सब जानते हैं कि जिस तरह की स्थिति है, कैबिनेट हो, कितनी बड़ी कैबिनेट हो, कितने लोग हों, लेकिन कोई भी नहीं है। बोलने वाले सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं। तो ये चीज़, मेरा ख्याल यही सारी बातें हैं जो घूम फिर के योगी आदित्यनाथ कन्वे कर। बिल्कुल। शशिकांत जी, वैसे तो बीजेपी के शासनकाल में आज की तारीख में किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बयानबाज़ी दे। वैसे में योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि दिल्ली में दमघोंटू हवा है और हवा को सुधारने का ज़िम्मा तो कुल मिला के सिर्फ़ रेखा गुप्ता का नहीं है, वो तो केंद्र सरकार का है और जो बाकी आस-पास के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी है, उनका भी रोल होता है। वैसी स्थिति में पिछले महीने जो घटनाक्रम हुआ और जिसमें कि असेंबली में भी शुक्रवार को जो योगी जी ने कहा कि कानून व्यवस्था से कोई ऊपर नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री भी नहीं हो सकता। उसके जवाब में जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि फिर 40 केस योगी ने अपने ऊपर से क्यों हटवा ली? और जिस तरह से केशव मौर्य पिछले महीने खुलकर शंकराचार्य के पक्ष में थे, तो ये तो साफ है कि केशव मौर्य अमित शाह के प्यादे हैं, अमित शाह के चहेते हैं। केशव मौर्य शंकराचार्य का पक्ष ले रहे हैं, तो साफ-सी बात है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की जो लड़ाई है, वो फ्रंट फुट पे है, साफ तौर से है। क्योंकि जो दिल्ली ने प्यादे बिछाए हैं, क्योंकि अमित शाह को लगता है कि अगर सक्सेशन की बात कभी आएगी या नरेंद्र मोदी को ही आगे 2029 में वो प्रधानमंत्री रहेंगे, तो कम से कम सारी तरफ गोटियाँ उनके लोग होने चाहिए। जिस तरह से दिल्ली में कमज़ोर प्रेज़िडेंट का चुनाव किया गया, जिस तरह से किसी ताकतवर व्यक्ति को अलग-अलग राज्यों में नहीं बिठाया गया, तो फ़ील्डिंग कुल मिला के वैसी होनी चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी को ही 2029 में भी प्रधानमंत्री बनना है और आगे की भी कहानी होनी है, तो उनके लिए रास्ते बिल्कुल सुगम रहें, कठिन नहीं रहें। जी। अ, ये जैसा कि शरद जी ने भी ये बताया, उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने विशेषकर अपने पहला टर्म पूरा करने के बाद और जब वो अपने दूसरी इनिंग में वापस आए, तो एक एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली जो है अपने आप को एस्टैब्लिश किया और एक बड़ी उनकी कन्विंसिंग विक्ट्री मार्जिन थी और दोबारा पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और
एक तरह से जो पहले टर्म में उनकी एक कोल्ड वॉर की तरह वो दिखाई पड़ता था कि केशव मौर्य जी के साथ कहीं न कहीं उनकी एक रसस थी। वो इस टर्म में उनका चुनाव हार जाना और डिप्टी सीएम बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ का कद जो है वो बहुत मजबूती से वो स्थापित हुआ। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो हाल के कुछ वर्षों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति अनफोल्ड हुई है, उसमें कहीं न कहीं एक विशेषकर अमित शाह और योगी के बीच में एक टसल की स्थिति दिखाई पड़ती है। जिस तरह से लोकसभा में टिकटों का बंटवारा हुआ और लगभग योगी जो है वो हाशिए पर रहे। तो और उसके बाद जिस तरह के चुनाव परिणाम आए, तो निश्चित रूप से पार्टी को भी पता है कि अब उत्तर एक योगी आदित्यनाथ ही उनके पास एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका अपना स्वयं का जनाधार है और उन्होंने एक अपने पक्ष में एक अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत मजबूती से एस्टैब्लिश की है। और विभिन्न राज्यों में जहां वो चुनाव प्रचार के लिए बुलाए जाते हैं और उसके बाद बार बार उनका योगी के सक्सेसर के रूप में नाम लिया जाता है, क्योंकि उम्र जो है उनके साथ है। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि सब कुछ पार्टी के अंदर बहुत ठीक नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा प्रदेश है और वहां पर जिस तरह से वो एक कद्दावर मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं, बीजेपी ने अगर आप देखें तो हाल के वर्षों में चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, खट्टर हो और वसुंधरा जी हो, ये सभी को धीरे धीरे करके जो है वो उन्हें किसी को केंद्र में ले गए या किसी को किनारे उन्होंने कर दिया। ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक मजबूत वो कड़ी है और एक मजबूत आप दिखाई पड़ते हैं कि कहीं वो उनके उनके माध्यम से अगर एक चैलेंज फेस हो सकता है, तो वो एक पार्टी के लिए एक संकट की स्थिति होगी। तो बहुत ओपन में तो नहीं, लेकिन इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। विशेषकर आपने शंकराचार्य जी वाले प्रकरण का जिक्र किया, वो अभी भी आगे उन्होंने घोषणा की है कि मैं 40 दिनों के बाद लखनऊ कूच करूंगा और आकर के यहाँ पर उनको जो है अहिंदू डिक्लेयर कर दूंगा। तो ऐसे में इस चीज को खुल करके बयान आना केशव मौर्य जी का, और उनको सभी जानते हैं कि उनको अमित शाह जी का समर्थन है। तो ये कुल मिलाकर के पार्टी के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा तो नहीं है। जिस तरह से जिलाध्यक्षों के नाम घोषित नहीं कर पा रही है पार्टी इतने लंबे समय में, या एक मंत्री को विधायक जो है वो सामने से जो है पब्लिक घेर करके अपनी बातें रखने के लिए उसे घेरना पड़ रहा है, सामने आना पड़ रहा है। तो ये जो योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, ये एक हो सकता है ऐसा कि एक अगर आगे अब वो कहीं उनके साथ अगर प्रेस उनके साथ अगर निश्चित रूप से उनसे फर्दर एक्सप्लेनेशन मांगेगा या पूछेगा, और वो किस रूप से जवाब देते हैं क्या वो इसको गोल मटोल सा कोई जवाब देते हैं या स्टैंड लेते हैं। तो अगर वो इस पर स्टैंड लेते हैं तो निश्चित रूप से एक विचारणीय सा बिंदु हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। शरद जी, एक सवाल का जवाब हाँ। दीजिए कि योगी की जो सबसे बड़ी पूंजी है आज की तारीख में, मोदी के बाद अगर कहें तो बीजेपी में हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ऐसी प्लॉट, ऐसी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं चल रही है कि योगी के मुकाबले एक योगी यानी कि शंकराचार्य को खड़ा करके उनका जो हिंदुत्व का क्रेडेंशियल है उसको कमजोर किया जाए? क्योंकि जिस तरह से शंकराचार्य अटैक कर रहे हैं कि बीफ को लेकर, गौहत्या को रोकने को लेकर और तमाम ऐसे हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी का जो क्रेडेंशियल है इतना कमजोर रहा है, शंकराचार्य ये बातें कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि एक योगी होकर वो राजा कैसे हो सकता है? तो कुल मिलाकर उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे कमजोर किया जाए, इसकी भी पीछे कोई प्लानिंग चल रही है क्या? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और ये बात भी पिछले जब से शंकराचार्य का, देखिए शंकराचार्य और इनका कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ था वो तो अपने आप हुआ था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी बोलने में कम नहीं है। तो उन्होंने भी जिस तरीके की बातें शंकराचार्य के बारे में बोली और फजूल में एक बवाल खड़ा करवाया, ये कह करके कि एक कोर्ट के पुराने ऑर्डर को लेते हो, जो कि ऑर्डर काफी पुराना है, 2 साल पुराना था, और सडनली आपने उनको जो है अटैक करना शुरू कर दिया कि साहब वो तो ऑर्डर से, कोर्ट के ऑर्डर से शंकराचार्य की पद पे वो ना बैठे हो, लेकिन शंकराचार्य उनको बुलाया ना जाए, ये मुमकिन नहीं है। और फिर योगी का आज की डेट में ये कहना कि जो कोई भी चाहे शंकराचार्य नहीं लिख सकता। अरे उनको बाकायदा सक्सेसर बनाया वहां, जब उनको जब बाकायदा बनाया गया, उसके बाद किसी ने कोर्ट में पिटीशन डाल दी और वो मामला विचाराधीन है। टेक्निकल इश्यू पे आप जो आस्था का क्वेश्चन है, उसमें जहां तक उनके पद का सवाल है, आप इश्यू रेज कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक जो उनकी फॉलोइंग है वो आज भी बरकरार है शंकराचार्य।
लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा हो गया और फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ, क्योंकि बहुत हेकड़ी वाले व्यक्ति हैं, तो और उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि उनसे कोई माफी मांगने ना जाए। इस पे काउंटर क्वेश्चन मैं कहता हूं, वैसे तो बीजेपी कोई भी किसी भी जिले मोहल्ले कस्बे में कोई एक मंदिर बना के बैठ जाए वहां पे और वो अपने को पुजारी घोषित कर दे और उसकी कोई फैन फॉलोइंग हुई तो बीजेपी उसको तुरंत अडॉप्ट करने को तैयार होती है। और वैसे बिल्कुल। में एक व्यक्ति जो भले उसका क्लेम है कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन एक हिंदुओं में उनकी आस्था है, लोग उनको मान रहे हैं, उसको योगी अगर डिमोलिश करने पे तुले हुए हैं, तो उस शंकराचार्य को कहीं से तो शह मिल रहा होगा, कहीं से तो स्ट्रेंथ वो गेन कर रहे होंगे। पॉलिटिकल बिल्कुल मिल रहा होगा, पॉलिटिकली वही मैं कहा, शुरुआत वहां से हुई थी। उसके बाद ये मौका बड़ा सूटेबल हो गया दिल्ली वालों के लिए, जो वैसे ही योगी से जिनके बड़े स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस हैं और वो नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से कि योगी आगे बढ़ पाए। देखिए, योगी में भी एक जो हेकड़ी बहुत ज्यादा है कि वो किसी की सुनते नहीं है, ये माना जाता है उनके बारे में। और वो सोचते हैं कि मैं अपने बूते पे बना हूं, अपनी स्ट्रेंथ पे बना हूं, अपनी स्टीम पे बना हूं, तो मैं किसी को सलाम क्यों करूं। तो उन्होंने, लेकिन ये बखेड़ा जो खड़ा किया वो उन्होंने खड़ा किया, अननेसेसरी, अवॉइडेबल था। अगर वो अपने किसी ऑफिसर को ही भेज देते और वो कहता है साहब गलती होगी, क्यों जिस तरीके से शंकराचार्य को रोका गया केवल इस बिना पे, क्योंकि सडनली आपको पता लगा कि एक कोर्ट का ऑर्डर है और उसमें ये इनको रोक लगा दी गई इनके शंकराचार्य रहने पे। लेकिन वो जो उनका जो ऑर्डर है, शंकराचार्य का ऑर्डर है, उसमें वो पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं और उनकी बड़ी लार्ज फॉलोइंग है। और तो उनको वहां से डिप्राइव करना योगी आदित्यनाथ का कोई राइट नहीं है करने का। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह किया तो उनको मिला, तो इसमें लाजमी है कि दिल्ली वालों ने इसका फायदा उठाया होगा और उनको और स्ट्रेंथ मिली है। और योगी को वो चाहते भी है कमजोर करना। और ये जो आपने कहा बड़ा अच्छा, मैंने इसीलिए कहा कि बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि योगी की स्ट्रेंथ सिर्फ केवल हिंदुत्व, हिंदूवादी मैं नहीं कहूंगा, हिंदुत्ववादी, और उनको जो भगवाधारी हैं, मठाधीश हैं, तो वो जो बार बार सवाल उठा रहे हैं, सवाल बड़े वैलिड हैं। और ये फैक्ट है कि उससे उनकी जो हिंदुत्ववादी इमेज है, स्ट्रेंथ है, वो कमजोर होती है। कि ये बता करके कि साहब ये तो जो है इनके राज में तो गाय तो कटती है, बिकती है, जाती है। और ऑफिशियली इन्होंने बैन कर रखा हो, लेकिन गौवंश में तो अलाउड ही है। और ज्यादातर एक्सपोर्टर जो हैं वो बीजेपी वाले हैं। जितने बड़े स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं वेस्टर्न यूपी में, अधिकतर बीजेपी वाले हैं। तो इसका कोई जवाब नहीं उनके पास। और भी कई डबल स्टैंडर्ड्स वाली बातें हैं जो योगी जी का वो एक्सपोज करते हैं कि भाई वो जितनी वो बोलते हैं रियलिटी में वैसा नहीं है। और ये बात सही है कि अगर इनका ये चीज स्ट्रेंथ कमजोर कर देंगे तो जो योगी जी के जो विरोधी हैं बीजेपी के अंदर, उनकी ताकत बढ़ेगी। और वो दिल्ली वाले हैं। क्योंकि देखिए झगड़ा इसमें रेखा गुप्ता उपता क्या को रन डाउन करने की बात नहीं है। रेखा गुप्ता कुछ नहीं है योगी आदित्यनाथ के सामने। ये जो बड़ी लड़ाई है वो योगी और दिल्ली के दो महारथियों में। बिल्कुल, रेखा गुप्ता उस पूरे टग ऑफ वार में कहीं भी नहीं ठहरती हैं। मनीष गुप्ता जी, आप इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली के प्रदूषण की आलोचना करते हुए एक तरह से कह रहे हैं कि दिल्ली में दमघोंटू स्थिति है, वहाँ पे तो सांस लेने की हवा नहीं बची है और शरीर में अगर आप इस तरह की हवा लेते हैं तो रोग पैदा हो जाते हैं। तो एक तरह से सर्जरी की भी बातें वो कर रहे हैं। तो ये इशारा उनका किसकी तरफ है? जो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि बीजेपी हाईकमान लीडरशिप और योगी आदित्यनाथ के बीच में है, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि वहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट हुई, पंकज चौधरी की एक कुर्मी जाति से हैं, अपने इलाके के हैवीवेट हैं, और उसके बाद शंकराचार्य से मुठभेड़ हो गया योगी आदित्यनाथ का। तो कई ऐसी स्थितियां बन रही है कि कहीं ना कहीं एक तरह से लगता है कि योगी को घेरने की कोशिश हो रही है। जब योगी जी ने कोई कमेंट किया है तो वो ये नहीं कह रहे कि रेखा गुप्ता की दिल्ली ठीक नहीं है। ये दिल्ली रेखा गुप्ता से ज्यादा केंद्र सरकार की है, क्योंकि बहुत सारे काम केंद्र सरकार करती बिल्कुल। है। अब उसमें दूसरी बात क्या, इसमें दूसरी बात ये, वो कहीं ना कहीं तुलना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के राज्य को संभाल रहा हूं, उसके बावजूद दिल्ली की अव्यवस्था पर भी नजर रखे हुआ हूं। तो यानी मैं अब एक क्षेत्रीय नेता से बढ़कर आगे बढ़कर राष्ट्रीय नेता हूं। एक बात, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सर्कल में इस तरह की खबरें भी हैं कि भविष्य के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी भी बन सकते हैं।
अब जाहिर है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी अपने आप को देखते हैं, तो वो हमेशा जहां भी रहे, केंद्र में रहे, पावर में रहे और सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन वही रहे। तो जाहिर है अगर वो राष्ट्रपति बनने का सोचते हैं या बन जाते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो उनसे अलाइंड हो। तो हर जगह फिर पावर सेंटर राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई भी दे, ये एक संभावना बनती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ बट नेचुरल नेक्स्ट जो उम्मीद है देश की जनता को, खासकर युवा वर्ग को और कट्टर हिंदू युवा समर्थकों को, कि वो आमतौर पर आपने ऐसे मीम देखे होंगे कि अभी तक तो मोदी से परेशान थे, मोदी तो बहुत अच्छे हैं, कल को योगी आएगा तो देखना क्या होगा। जितने भी विरोधियों को परास्त करने के लिए ये बात बोली जाती है, तो ये बताया जाता है कि मोदी से भी ज्यादा हार्ड लाइनर योगी हैं, और ये सच भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी जी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर मैं उस पोजीशन को अलाइन होऊंगा तो मैं अपनी लाइन, अपनी पोजीशन पहले से क्लियर करके चलूं। एक बात। तो दूसरी बात, अब इस बात को ये है कि एक तरफ वो दिल्ली को हाईलाइट कर रहे हैं और बता रहे हैं एक बेहतर लीडर हूं, और दूसरी बात इस बात को ये भी है कि योगी और मोदी में जो डिफरेंस है वो हाईलाइटेड है, स्पेशली जर्नलिस्टों के, जहां सबसे ऊपर अनुशासन है, लोकप्रियता का एक आधार है। जो नेता लोकप्रिय, उसकी एक पावर होती है, उसका एक अलग ऑरा है, लेकिन फिर भी भाजपा में जो लोग अनुशासन से बाहर गए हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। ये बात मोदी जी भी जानते हैं, योगी जी भी जानते हैं, चाहे कोई भी लीडर हो। तो ऐसे में बहुत सॉफ्ट प्रेजेंटेशन चल रही है, और मुझे लगता है कि इसको चलने में विपक्ष कर सकते हैं। गेम ये है कि हम जैसे कहते हैं ना, दौरावनी और जेठावनी में लड़ाई हो गई, और वो लड़ाई पूरे मोहल्ले को पता है, लेकिन इस बात का लाभ क्या पड़ोसी की चाची उठा लेगी? जिस दिन चाची पड़ोस लाभ उठाने आएगी, उस दिन देवरानी और जेठानी एक हो जाएंगी, तो चाची अपना हाथ मलती रह जाएगी, अपना टाइम और खराब कर लेगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष इन दोनों की लड़ाई में अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश करे, और वक्त आने पर ये एक चाल चल के दोनों अपना मिल जाएं, आपस का गले करना है, जो पहले भी कर चुके हैं, फिर कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोस की चाची समय भी खराब कर ले और और हाथ मलती रह जाए कि मैंने तो समय खराब कर लिया, ये तो फिर चुनाव आ गए। तो मैं समझता हूं बहुत ज्यादा मायने लगाना, बहुत एनालिसिस करना, जैसा मैं बाकी दो पैनलिस्ट के सुन रहा था, अच्छा है हर छोटी हर बिंदु की डीप एनालिसिस कर ली जाए, लेकिन कई बार इतने बड़े कदम चले जा सकते हैं कि ये छोटी एनालिसिस अर्थहीन होकर रह जाती है। मेरा सिर्फ ये बिल्कुल ठीक है। शशिकांत जी, आपसे समझेंगे कि क्या आपको लगता है जिस तरह से योगी की ताकत, जब 2017 में योगी जब चुने गए थे, तो बीजेपी को जो जनादेश मिला था यूपी में, उसके बाद अगले विधानसभा चुनाव में जिसमें योगी ने नेतृत्व किया, वो घट के सीटें आ गई, 255-60 पे आ गए। अब जो स्थिति बन रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में, अखिलेश यादव ने बीजेपी को 303 से 240 पे ला दिया। अखिलेश यादव का जो पीडीएफ फार्मूला है वो काफी हिट हुआ। वैसी स्थिति में योगी की आज की जो स्थिति है, और केंद्र सरकार की भी एक तरह से डिपेंडेंस है कि भाई अगर 2027 अगर यूपी में हारे तो फिर तो 2029 में जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में मोदी की भी मजबूरी है कि योगी के साथ वो बने रहें, और योगी की भी मजबूरी है कि वो कहीं ना कहीं, ठीक है, इन सब की बातें सहते हुए, जितनी उनको फ्रीडम मिल रही है उसको एंजॉय करते हुए अपनी गद्दी पे बैठे रहें। आपको क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से दूसरे टर्म में योगी आदित्यनाथ ने अपनी लीडरशिप को बहुत स्ट्रांगली जो है इस्टेब्लिश किया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और उनका जो कद जो है वो निश्चित रूप से वो काफी बड़ा हुआ है, और शायद यही कारण है कि उन्हें बहुत सारे लोग जो है उनमें संभावना देखने लगे हैं कि वो केंद्र में भी नेतृत्व कर सकते हैं योगी मोदी जी के बाद। रही बात उत्तर प्रदेश में जिस तरह से और सारी चीजें अनफोल्ड कर रही हैं, एक चीज ये है कि चूंकि 2027 का चुनाव सामने है, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ये जरूर चाहेंगे कि उनको उस चुनाव में, जैसे लोकसभा में उनके साथ हुआ, कि उन्हें टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन में फ्री हैंड मिले, ताकि वो अपने चॉइस के लोगों को अपनी एक टीम तैयार कर सके, और जो कि आगे भी जो है उनके लिए जो है वो मार्ग सुलभ रहे और वो मार्ग उनका आसान हो।
और इसलिए भी वो अपने आप को चाहते हैं कि मैं अपने आप को, अपनी लीडरशिप को स्ट्रांगली असर्ट करूं, बनाए रखूं। और एक जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है कि केंद्र सरकार भी ये देख रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट थे, गाजियाबाद की सीट को छोड़ दे तो लगभग हर सीट पर बीजेपी का जो रिजल्ट था वो पहले की तुलना में कम उसे वोट मिले थे और सीटों में तो वो काफी संख्या घट गई थी। ऐसे में जो अखिलेश का पीडीए फार्मूला, पहली बार भी जब योगी जी जीते थे 30% से ज्यादा वो वोट पाने के बाद से वो ऑलरेडी उनका ग्राफ जो है एसेंडेंसी की तरफ है, जो विधानसभा में हुआ था दूसरी बार, और उसके बाद लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, तो एक न केवल योगी जी के लिए वो अपने आप में एक चुनौती है, बल्कि केंद्र सरकार के बीच में अगर इन परिस्थितियों में अगर ये जिस तरह से अगर ये जो खींचतान जो है वो अगर कहीं भी बढ़ा, ये फ्लेयर अप हुआ, और जो कि शंकराचार्य जी के मामले में दिखाई पड़ रहा है, तो वो आगे मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि शंकराचार्य जी की भी अपनी एक फॉलोइंग है और लोगों का उनके साथ भी सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि इसके पैन इंडिया रिपरकशंस भी हो सकते हैं, तो वो भी चाहेगी कि जल्दी से जल्दी यह मुद्दा सेटल करे, अदरवाइज इसका पूरा लाभ जो है वो अखिलेश यादव के पक्ष में जा सकता है। तो अभी कुल मिलाकर के परिस्थितियां जो मुझे ऐसा लगता है वो यही है कि केंद्र सरकार का भी हो सकता है आगे इंटरवेंशन हो, और कहीं ना कहीं ये कुछ एक रेप्रोचमेंट की स्थिति हो, और इसको चाहेंगे कि वो चीजें फ्लेयर अप न करे, अदरवाइज उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। शरद जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि कई बार क्या होता है ना कि लड़ाई में जैसे मोर्चाबंदी होती है तो उससे पहले के कई सारे छोटे छोटे मोर्चों को जीतना पड़ता है। तो ये जो मोर्चाबंदी हो रही है ये इसलिए तो नहीं हो रही है पहले कि भाई अब अगले 6 महीने में कुल मिलाकर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आएगा और उसके बाद किसके कहने से टिकट मिलेगी और किसके कहने से नहीं टिकट मिलेगी, और अगर योगी की चली तो वो अपने लोगों को टिकट दिलवाएंगे, तो फिर अमित शाह कैसे वो काम करेंगे। तो इसलिए अमित शाह या दिल्ली का होल्ड वहां पे बना रहे। कुल मिलाकर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो दिल्ली के कहने से होगा, न कि योगी के कहने से होगा। और इसलिए जब टिकट जिसके कहने से बटेगी तो वैसी स्थिति में तो फिर ठीक है, सत्ता की जो चाबी है, कुंजी, वो दिल्ली के पास में रहेगी। इसलिए पंकज चौधरी की डिप्लॉयमेंट हुई, उसके बाद जिस तरह की माहौल बनाने की कोशिश हो रही है ताकि उनके ऊपर शिकंजा रहे। मतलब कि ठीक है आप राज कीजिए, लेकिन राज करने में जो दिल्ली कहेगा उसके हिसाब से आपको राज करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो लास्ट लाइन आपने कही, राज करने को अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन करना वैसे ही पड़ेगा जैसे दिल्ली कहेगा। और ये बात अभी स्पष्ट हो जाएगी जब, क्योंकि कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में योगी जी को इतनी ताकत दी जाएगी कि वो डिसाइड करें टिकट्स। टिकट्स दिल्ली से ही तय होंगे। पंकज चौधरी का ज्यादा रोल रहेगा, और वो भी रोल क्या रहेगा, रोल तो रहेगा अमित शाह का और मोदी जी का। और अमित शाह कतई नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से योगी जी की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ में कोई इजाफा हो, क्योंकि वो हर तरीके से चाहते हैं कि इनको कमजोर किया जाए, क्योंकि उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट, फ्यूचर का जहां तक सवाल है, वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके की बाधा आए उनके सक्सेशन में, अगर ऐसी नौबत आती है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि योगी जी के कोई ज्यादा ताकत दी जाने वाली है दिल्ली से। अब योगी जी उसमें, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, फ्लेक्सिंग मसल्स, तो योगी जी अपना बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं किसी से कम नहीं। लेकिन योगी जी इस बार्गेन में एक चीज भूल रहे हैं कि अधिकतर, जहां तक पार्टी का सवाल है, योगी जी पॉपुलर जरूर है पब्लिक में, लेकिन लीडरशिप के अंदर, संगठन के अंदर योगी जी की जो ताकत है वो अमित शाह और मोदी से बिल्कुल मैच नहीं करती, कहीं नहीं, आसपास भी नहीं। क्योंकि योगी जी के बारे में माना जाता है कि उन्होंने दोस्त कम बनाए हैं, शत्रु ज्यादा बना लिए, और इसकी तमाम वजह हैं। लेकिन ये अगर बात सही है तो योगी जी के पास बैकअप नहीं है, बैकिंग नहीं है जिस तरीके की उस लेवल के आदमी की होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, उनकी पॉपुलैरिटी भी जो है वो, ऑफ कोर्स यूपी में कोई जवाब नहीं उनकी पॉपुलैरिटी का, इसी तरह जो और हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं। लेकिन भारत सिर्फ हिंदी स्पीकिंग स्टेट से नहीं बना हुआ, पूरी कंट्री है। मोदी, इसमें कोई शक नहीं है, मोदी ने एक पैन इंडिया इमेज बनाई और जगह जगह पेनिट्रेट करके पहुंचाया, और पार्टी को अगर जिताया भी, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश,
जो 22 का क्रेडिट कुछ लोग देते हैं योगी जी को, मुझे लगता है अल्टीमेटली देखिए इलेक्शन लड़ा गया, किसका फेस था? नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी की जो वोट विनिंग और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो कैपेबिलिटी है, उससे योगी कहीं मैच नहीं करते। योगी जी ज़रूर सोचते हैं कि इन्होंने वही रास्ते अपनाए और हर बात में काफ़ी कुछ ये उसी नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से मोदी गुजरात चीफ मिनिस्टर से राइज़ किए और कहाँ से कहाँ पहुँचे। उन्होंने वो 2002 के दंगों को मोदी ने कन्वर्ट कर लिया एडवांटेज में, जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी उनकी। और उसको लेकर के फिर वो अपनी इमेज उन्होंने वो जो बनाई हिंदू हार्डलाइनर वाली इमेज बनी। उसके बाद जहाँ-जहाँ वो उनको ज़रूरत पड़ी उस अपनी चीज़ें मोल्ड करते रहते। लेकिन फिर और एक इसमें कोई ये इसमें ये भी बात है, आजकल योगी जी इसलिए उनको कॉपी कर रहे हैं, जैसे वो गुजरात मॉडल की बात करते थे, तो योगी जी आजकल यूपी मॉडल की बात करते हैं। लेकिन यूपी मॉडल में जो जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के आजकल देख रहे हैं, आजकल विदेश के दौरे भी कर रहे हैं। अभी जाने वाले हैं जापान और सिंगापुर भी। दिखा रहे हैं कि किस तरह इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं वो। इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं, उन्होंने कही अभी एक डेलीगेशन भेजा था सुरेश खन्ना जी के अंडर में ब्यूरोक्रेट्स का डेलीगेशन गया था, यूरोप भी। और इस तरीके से वो इमेज बना रहे हैं, काफ़ी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं मोदी जी के जैसी प्रोफ़ाइल उनकी बन सके। अभी उस प्रोफ़ाइल में पहुँचने में उन्हें बहुत वक़्त लगेगा। और कितना दिल्ली वाले उनको अलाउ करेंगे, इसी वजह से ये जो बातें जो इन्होंने कही हैं, ये प्रदूषण का सहारा लेकर के, ये ऐसे हवा में नहीं है, कोई मीनिंग है इसके पीछे। और उन शब्दों में ये कह कर के कि दम घोटू है, बहुत सारे उसके मीनिंग है। उसके उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं बहुत ज़्यादा है। ये उसको भी रिफ्लेक्ट करता है किस तरीके से दिल्ली की सरकार में किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। दम घुटने वाली बात जो कह रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कन्वे कर दिया कि मैं जो है यहाँ आज़ाद पंछी हूँ और मैं बेहतर इसको यहाँ समझता हूँ और यहाँ पे वो शो भी कर पा रहे हैं। अगर वो किसी वजह से उनको दिल्ली में जाना पड़ा तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा उनके लिए, क्योंकि एज़ चीफ मिनिस्टर जो आप कुछ करके दिखा सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, एज़ अ कैबिनेट मिनिस्टर मोदी की सरकार में नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो योगी प्रदूषण के बहाने, पॉल्यूशन के बहाने वो दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं और दिल्ली के ऊपर इशारे कर रहे हैं या फिर कटाक्ष कर रहे हैं। उनका निशाना दिल्ली की सल्तनत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो रज़ीम है, उसके ऊपर उनकी टिप्पणी है और वो भी वो संदेश गोरखपुर से दे रहे हैं, जिस गोरखपुर मठ के वो योगी हैं। तो यानी कि यूपी का मॉडल गोरखपुर के बहाने दिल्ली तक बात पहुँचाई जा रही है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शरद जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शशिकांत जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और मनीष गुप्ता जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देश और दुनिया की थैंक यू। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।